गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में अपन ने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोल सकते हो या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बोल सकते हो, एक ही बात है। ये सब्जेक्ट चल रहा था अपना, इसके अंदर अपन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ लिया था अपन ने। उसके बाद अपन आज कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। जैसे आपने बेसिक प्रॉपर्टी तो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ी होगी। सिंपल सी स्ट्रेंथ है ना। उसके बाद अगर हार्डनेस की बात की जाए, टफनेस की बात की जाए, ये बेसिक प्रॉपर्टी है, वो तो आपने सबने पढ़ी होगी, है ना। लेकिन आज अपन कुछ और प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो आपने पढ़ी तो है, लेकिन थोड़ा सा उसमें अपन और मॉडिफिकेशन करेंगे, थोड़ा सा और उसको अपडेटेड वर्जन देखेंगे उसका। तो अपन प्रॉपर्टी की बात करते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की बात करते हैं। देखो बच्चों, इलास्टिसिटी आपने पढ़ी है। इलास्टिसिटी क्या होती है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच इट कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल द फोर्सेस। मतलब अगर कोई भी आपके पास बॉडी थी या आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट था, ठीक है, अगर आपने उसके ऊपर स्ट्रेस लगाया या कोई भी आपने फोर्स अप्लाई किया है, तो फोर्स अप्लाई करोगे तो उसके अंदर क्या आएगा? कुछ ना कुछ स्ट्रेन आएगा, कुछ ना कुछ क्या आएगा? डिफॉर्मेशन आएगा। और जैसे ही आप फोर्स को रिमूव करोगे, रिमूव करते ही क्या हो जाएगा? बॉडी अपनी शेप वापस रीगेन कर लेती है। ये किसकी वजह से होता है? इलास्टिसिटी की वजह से। तो इलास्टिसिटी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच द बॉडी और ऑब्जेक्ट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल द फोर्सेस। ठीक है, तो ये था आपका इलास्टिसिटी। लेकिन बच्चों इतना ही नहीं है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी हमेशा, अगर इलास्टिसिटी की बात करूंगा तो ये इलास्टिक लिमिट के अंदर ही आपको ऐसा करना होगा। ठीक है, अगर मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में डायग्राम बनाऊं, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में डायग्राम बनाऊं, तो ऐसा कुछ मान लो यहाँ तक कोई क्या है, इसकी ये इलास्टिक लिमिट है। ये क्या है? इलास्टिक लिमिट है। अगर ये इलास्टिक लिमिट है तो अगर मैं इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी की बात करूं, किसकी बात करूं? इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी की। तो ये इसकी बच्चों क्या होगी? इलास्टिक। आपसे पूछा जा सकता है कि इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी बताओ, तो इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है? 1/2। इसका एरिया कितना होगा? ये एरिया है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का। जो एरिया है अप टू इलास्टिक लिमिट इज नोन एज इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी, सिग्मा इंटू ई। ये क्या है आपकी? इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी है ये। अगर इसकी यूनिट की बात करूंगा तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसकी यूनिट अगर बात की जाए तो न्यूटन मीटर पर मीटर क्यूब। इसका मतलब पर मीटर क्यूब का मतलब ये जो आपकी एनर्जी है वो क्या है? ये जो एनर्जी है ये पर वॉल्यूम है ना। इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी पर वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको इलास्टिसिटी के बारे में ये भी पता होना चाहिए। ऐसे भी अपन इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप ये बताओ, ये आपने जैसे इसके ऊपर लोड अप्लाई किया, तो लोड अप्लाई किया, आप इलास्टिक लिमिट तक चले गए। जैसे ही आप इलास्टिक लिमिट से फर्दर आगे और लोडिंग करते हो, जैसे ही आप और लोडिंग करते हो, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? इसको बोलते हैं हाइपर इलास्टिक। अगर आपने क्या किया, इस इलास्टिक लिमिट के बाद फिर भी आपने और लोडिंग की, तो हाइपर लोडिंग हो जाएगी, है ना। जितनी इलास्टिक लिमिट तक तो अपना शेप थी वो रीगेन कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी अगर आप और लोडिंग करोगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे? हाइपर इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी अपन निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? अगर ऐसे केस में आपको हाइपर इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है तो क्या करोगे? ये आपके पास इलास्टिक लिमिट थी और आप यहाँ तक लोडिंग में और चले गए। ठीक है, यहाँ तक अगर आप लोडिंग में गए हो तो आप देख सकते हो, तो आप यहाँ से एक पैरेलल लाइन बना लें, यहाँ से एक पैरेलल लाइन बना लें, और ये जो एरिया होगा, ये पैरेलल लाइन आपने क्यों बनाई ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ये जो, अगर आप इस इलास्टिक लिमिट के बाद अगर आप लोडिंग करते हो तो कुछ ना कुछ इसके अंदर क्या हो जाता है बच्चों? परमानेंट सेट हो जाता है। क्योंकि उसके बाद वो अपना रीगेन, ओरिजिनल शेप कभी भी रीगेन नहीं कर पाएगी। कुछ ना कुछ उसमें रीगेन करेगी, कुछ ना कुछ तो रीगेन करेगी वो, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें क्या होगा? परमानेंट सेट हो जाएगा। इसको अपन ये जो पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना इसमें क्या हो जाएगा? क्योंकि ये स्ट्रेस है और ये क्या है? स्ट्रेन है, तो ये क्या हो जाएगा? परमानेंट स्ट्रेन हो जाएगा। और
परमानेंट सेट बोल सकते हो या परमानेंट स्ट्रेन बोल सकते हो कि इसको आप रिमूव नहीं कर सकते। और ये जो आपका ये जो एरिया होगा ये वाला है ना, तो ये वाला आपका क्या है, ये आपका इलास्टिक स्ट्रेन है। ठीक है, क्या है ये इलास्टिक, मतलब ये आपका इलास्टिक स्ट्रेन का मतलब इतना वो रीगेन वापस कर लेगा। तो आपको समझ में आया कि इलास्टिक लिमिट तक अगर आप लोडिंग करोगे तो वापस वो रीगेन कर लेता है। वो क्या रहती है आपकी इलास्टिसिटी रहती है। इसमें अपन इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी पर वॉल्यूम निकालते हैं, इसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, और अगर इसके बियॉन्ड भी अपन और लोडिंग करते हैं तो उसको अपन हाइपर लोडिंग बोल देते हैं। हाइपर लोडिंग के केस में आप क्या निकालोगे, हाइपर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो उसको ऐसे निकाला जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके बाद है रेजिलेंस। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका मैंने गूगल क्लासरूम आपके ग्रुप में भेज दिया है। गूगल क्लासरूम का जो कोड था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, उसमें मैं आपको इसके जो भी नोट्स है वो आपको सेंड कर दूंगा। और क्लास में आप बैठ के भी इसके नोट्स जैसे जैसे मैं बताता हूँ आप बनाते जाइए। तो नेक्स्ट अपना प्रॉपर्टी है वो है रेजिलेंस। देखो, रेजिलेंस का मतलब क्या है, ये है इट इज द टोटल स्ट्रेन एनर्जी stored in body or object up to elastic limit। अब देखो, आप किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप लोडिंग कर रहे हो, ठीक है, अगर आप उसके ऊपर लोडिंग करोगे तो क्या करेगा, जब तक जितनी उसकी स्ट्रेंथ है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक उसके अंदर वो स्ट्रेन एनर्जी होगी वो क्या होगी, स्टोर होती रहेगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसके अंदर डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। तो इट इज द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी ऑब्जेक्ट अप टू इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट तक उसके अंदर कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर रहती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेजिलेंस बोलते हैं। और उसको निकालने का सबसे आसान सा तरीका है, रेजिलेंस अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप क्या करो, लोड और डिफ्लेक्शन, भाई लोड आप अप्लाई करो डिफ्लेक्शन भी होगा। तो लोड और डिफ्लेक्शन के अंदर आप क्या बना लो, ग्राफ बना लो। यहाँ तक आपका क्या था, इलास्टिक लिमिट थी, ये थी आपकी इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो ये जो लोड और डिफ्लेक्शन के बीच में जो ग्राफ होगा, ये इस जितना ये एरिया कवर करेगा वही क्या होगा, आपका रेजिलेंस होगा। इतनी एनर्जी उसके अंदर क्या रहेगी, स्टोर रहेगी। ठीक है, तो इसको अपन अप टू इलास्टिक लिमिट बात करें तो ई लगा देता हूँ 1/2 PE और डेल्टा। ठीक है, तो ऐसे अपन क्या निकाल सकते हैं, प्रूफ रेजिलेंस का ऐसे अपन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, एक तो है रेजिलेंस और एक रहता है मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। एक टर्म है मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। देखो, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस का मतलब क्या हुआ, अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाऊं, ये आपका स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन, ये क्या था, लोड डिफ्लेक्शन। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जितना एरिया होगा, ये जो एरिया शो करेगा, ये क्या शो करेगा, प्रूफ रेजिलेंस शो करेगा। और इसकी वैल्यू कितनी रहती है, ये भी क्या है, अप टू इलास्टिक लिमिट है, ये भी क्या है आपका अप टू इलास्टिक लिमिट है। तो 1/2 सिग्मा ई और एप्सिलॉन ई। ठीक है, तो ऐसे अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों आपसे पूछा जा सकता है, रेजिलेंस एंड मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। आपसे पूछे रेजिलेंस कैसे निकालोगे, तो आप लोड और डिफ्लेक्शन के बीच में जो ग्राफ बनेगा उसमें जितना एरिया कवर होगा अप टू इलास्टिक लिमिट, वही आपका क्या शो करेगा, रेजिलेंस शो करेगा। और अप टू इलास्टिक लिमिट अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जितना एरिया कवर होगा वो आपका क्या शो करेगा, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस शो करेगा। ठीक है, उसके बाद टफनेस एंड मॉडुलस ऑफ टफनेस, दो टॉपिक हो रहे हैं, टफनेस एंड मॉडुलस ऑफ टफनेस, वो देखते हैं क्या है। एक आपके पास टफनेस,
टॉपिक का नाम है टफनेस एंड मॉडुलस ऑफ टफनेस। अब जो आपका रेजिलेंस क्या था, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का या जो लोड डिफ्लेक्शन का के बीच में ग्राफ था, उसमें जितना एरिया था अप टू इलास्टिक लिमिट, उसको अपन क्या बोलते थे, रेजिलेंस बोलते थे। लेकिन अगर आपका टफनेस बात करूंगा तो ये जो इम्पैक्ट लोडिंग के अगेंस्ट अगर इम्पैक्ट लोडिंग कहीं पे हो रही है ना, तो अपन बोल सकते हैं कि टफनेस रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस अगेंस्ट इम्पैक्ट लोडिंग। क्या बोला मैं, दोबारा सुन लो, टफनेस रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस अगेंस्ट इम्पैक्ट लोडिंग, मतलब इम्पैक्ट लोडिंग को ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस करेगा। ठीक है, आपका टफनेस, इसका मतलब कि इम्पैक्ट लोडिंग आपको पता है कि जैसे ही मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाता हूँ, ऐसे मैंने कर्व बनाया था अभी, ठीक है ना, ऐसे मैंने कर्व बनाया था, तो यहाँ पे आके एक पॉइंट होता है फ्रैक्चर पॉइंट। इसके बाद फ्रैक्चर पॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यहाँ तक कहीं इलास्टिक लिमिट थी, यहाँ पे कहीं प्रोपोर्शनल लिमिट थी, ठीक है। इसके बाद अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, है ना, अल्टीमेट स्ट्रेस, ऐसे खूब सारे पॉइंट मैंने आपको बताए थे, लास्ट वीडियो आप देख सकते हो। तो अब की बार जो मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो एरिया लूँगा वो कहाँ तक लूँगा, वो आप एक बार देख लीजिए। ये है मेरे पास लोड, ये है डिफ्लेक्शन, ग्राफ बना रहा हूँ लोड और डिफ्लेक्शन के बीच में, तो ये मेरे पास कोई ग्राफ है, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने क्या, एफ, फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। तो जो आपका टफनेस है वो क्या शो करता है, इट इज इक्वल टू द एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। तो अगर इस एरिया को मैं देखूं, ये जो एरिया है, मतलब टफनेस क्या होगा, इट इज द एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। मतलब अगर आपको टफनेस निकालनी है तो आप क्या करो, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी आपके पास प्रोडक्ट है उसकी अगर टफनेस निकालनी है तो आप उसमें लोड डिफ्लेक्शन का कर्व बना रहे हो, है ना। अब लोड डिफ्लेक्शन का कर्व बनाओगे, कहाँ तक बनाना है आपको, अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। तो कुछ ना कुछ ग्राफ बनेगा, तो इस ग्राफ का जो एरिया है वो ही क्या डिनोट करेगा, आपका टफनेस डिनोट करेगा, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि मॉडुलस ऑफ टफनेस बताओ, है ना, ये तो क्या है, टफनेस। अगर आपको बोले मॉडुलस ऑफ टफनेस बताओ, तो मॉडुलस ऑफ टफनेस में आपको क्या करना है, अब की बार जो ग्राफ बनाना है वो किस बीच में बनाना है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। अभी किसमें बनाया था, लोड और डिफ्लेक्शन के बीच में। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में अगर आप ग्राफ बनाओगे, ऐसे कोई ये फ्रैक्चर पॉइंट मान लो आया, तो आप ये जो एरिया आएगा बच्चों, वो एरिया क्या शो करेगा, ये एरिया क्या शो करेगा, आपका मॉडुलस ऑफ टफनेस। कंडीशन क्या है, अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। कंडीशन आपको ध्यान होनी चाहिए। अगर मैं रेजिलेंस की बात करता हूं तो रेजिलेंस आपका क्या होगा, अप टू इलास्टिक लिमिट। और अगर मैं टफनेस की बात करता हूं तो टफनेस दोनों की बात करूंगा तो दोनों कहाँ रहेंगे, अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। अगर सिंपल आपको टफनेस निकालना है तो आप क्या निकालोगे, लोड डिफ्लेक्शन कर लोगे। अगर आपको स्ट्रेस स्ट्रेन, अगर आपको मॉडुलस ऑफ टफनेस निकालना है तो आप क्या करोगे, आप स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ बनाओगे। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? तो मेरे हिसाब से रेजिलेंस भी आपको समझ में आ गया, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस भी आ गया, है ना। उसके बाद टफनेस भी आ गया और मॉडुलस ऑफ टफनेस भी आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो आपने नाम शायद नहीं सुना होगा, उसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं फिर अपन आगे। है जो टॉपिक का जो प्रॉपर्टी है वो है एक प्रॉपर्टी, तो वैसे नहीं कह सकते उसको, नाम है क्रीप। देखो क्या है, क्रीप। अब क्रीप को अगर डिफाइन करें तो क्रीप इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन व्हेन ए कांस्टेंट लोड इज अप्लाइड अंडर इलास्टिक लिमिट आफ्टर प्रोसेस ऑफ टाइम। अगर देखा जाए तो क्रीप क्या है, ये परमानेंट डिफॉर्मेशन है। क्रीप अपन क्या बोल सकते हैं कि क्रीप इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन व्हेन ए कांस्टेंट लोड इज अप्लाइड। अगर मैं एक कांस्टेंट लोड अप्लाई करूं,
पासेज ऑफ टाइम। तीन चीज़ें इसके डेफिनेशन में आपको तीन चीज़ें मिलेगी। एक है क्रीप इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन व्हेन ए कांस्टेंट लोड इज अप्लाइड अंडर इलास्टिक लिमिट आफ्टर पासेज ऑफ टाइम। एक आपकी इलास्टिक लिमिट। ये तीन चीज़ें, एक मैंने बोला कांस्टेंट लोड, एक इलास्टिक लिमिट और एक आपका पासेज ऑफ टाइम। मतलब अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया, कैसे आया? आपने कांस्टेंट लोड अप्लाई किया, कब तक? इलास्टिक लिमिट के अंदर, और कितनी देर के लिए? पासेज ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, तो होगा क्या? लोड आपका कांस्टेंट है, कुछ टाइम मान लो आपने, ये आपके पास ऑब्जेक्ट था, उसके ऊपर आप लोड अप्लाई कर रहे हो, है ना, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? क्रीप बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो क्रीप है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा, है ना। अब आपने यहाँ तो लिख दिया कि पासेज ऑफ टाइम, मतलब कितने टाइम, तो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा क्रीप? एक आपका डिपेंड करेगा टाइम पे, एक आपने लोड कैसा लगाया। लोड भी तो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, इम्पैक्ट लोड हो सकता है, ग्रेजुअल लोड हो सकता है ना, तो अलग अलग टाइप के लोड भी होते हैं। तो अलग, ये टाइम पे डिपेंड करेगा, कितने टाइम तक लगाया, किस टाइप का लोड था, वहाँ पे टेम्परेचर क्या था, उस पर भी तो डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। इन सब चीज़ों पे ये क्या करेगा? डिपेंड करेगा। ठीक है, अब ऐसा केस आपने अगर देखा होगा, न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, है ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, वो टूट गया था, है ना, वो बिखर गया था, आपने देखा होगा, इसका डिस्ट्रक्शन हो गया था। वो डिस्ट्रक्शन किसकी वजह से हुआ था? इस क्रीप की वजह से हुआ था, है ना। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इज ड्यू टू क्रीप, क्योंकि उसमें वहाँ पे भी टेम्परेचर का भी कुछ इफेक्ट था। ये सारी कंडीशन इस क्रीप में अप्लाई होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि परमानेंट डिफॉर्मेशन, कांस्टेंट लोड, इलास्टिक लिमिट तक आपने अप्लाई किया, कुछ कितने टाइम के लिए? पासेज ऑफ टाइम के लिए। तो आपको कौन सा फिनोमिना देखने को मिलेगा? क्रीप फिनोमिना देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब क्रीप था परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, अगर मैं बात करूं फैटीग की, एक और है आगे, उसका नाम है फैटीग। फैटीग देखते हैं क्या है। क्या है फैटीग? फैटीग बात करें, फैटीग इज fatigue is progressive and localized structure damage that occurs due to साइक्लिक लोडिंग। देखो, आपको डेफिनेशन जरूर आनी चाहिए इसकी, क्योंकि डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है। कोई भी तीन प्रॉपर्टी दे देगा और आपसे पूछ लेगा इन प्रॉपर्टी के बारे में डिस्क्राइब करो। तो सिंपल सा फैटीग है क्या? फैटीग इज प्रोग्रेसिव एंड लोकलाइज्ड स्ट्रक्चरल डैमेज दैट अकर्स ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग। अब देखो, लोडिंग कई टाइप की होती है, मैंने आपको बताया था। सिंपल आपने लोडिंग देखा होगा, इम्पैक्ट लोडिंग देखा होगा, ग्रेजुअल लोडिंग देखा हुआ था, लेकिन एक टाइप की लोडिंग और है, वो क्या? साइक्लिक लोडिंग। साइक्लिक लोडिंग का मतलब, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक साइकिल, जैसे मैं, आपने वायर देखा होगा, वायर कई बार आप ऐसे फोर्स लगाते हो उसके ऊपर तो वो नहीं टूटता है ना, लेकिन आप उसके ऊपर साइक्लिंग लोडिंग लगाओ, जैसे आपने एल्यूमिनियम का वायर, आपने इलेक्ट्रीशियन को देखा होगा, वो ऐसे वायर को नहीं तोड़ता है, अगर वो 3-4 बार इससे क्या करता है, ऐसे करता है, फिर वो टूट जाता है ना। वो क्या थी? वो साइक्लिक लोडिंग थी। मतलब साइक्लिक लोडिंग का मतलब एक बार लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग, है ना। इसका मतलब वो क्या थी? साइक्लिंग लोडिंग थी। तो उसमें होता क्या है, जो वहाँ के मॉलिक्यूल हैं वो क्या होते हैं, जो उस लोकलाइज स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, डैमेज होता है, उसकी वजह से वहाँ से वीक हो जाता है, उस वो वाला पोर्शन वहाँ से टूट जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है। अब इसका एग्जांपल पूछे कि इस फैटीग का एग्जांपल बताओ, तो फैटीग का एग्जांपल आप लिख सकते हो ब्रेकिंग ऑफ वायर। ब्रेकिंग ऑफ वायर किसका एग्जांपल है? ब्रेकिंग ऑफ वायर किसका एग्जांपल है? फैटीग का एग्जांपल है। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो आराम से। या टरबाइन की ब्लेड है, वो भी किससे होती है? फैटीग से आपको टूटने को,
देखने को मिलता है कि फैटिग से वो टूट जाती है, क्योंकि देखो अगर टरबाइन की ब्लेड है तो उस पर भी स्ट्रेस, अगर आप फोर्स की बात करता हूँ तो लोड अचानक आता है, फिर वो अनलोड हो जाती है, फिर लोड आता है, लेकिन उसके बीच में जो टाइम है वो बहुत कम होता है। टाइम पीरियड जो बीच में मिलता है तो उस टाइम के बीच, उस टाइम में वो जो स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ था उसको रिकवर नहीं कर पाते हैं, है ना। वो रिकवर नहीं करेंगे। देखो अगर मैं मान लो किसी कोई भी डिजीज़ की वजह से मान लो मैं इलनेस आ गई मेरे में, मैं बीमार हो गया, है ना। अगर मुझे कोई एक छोटी सी डिजीज़ हुई, है ना, मुझे रिकवर करने का टाइम नहीं मिला, फिर कोई दूसरी हो गई, फिर रिकवर करने का टाइम मिला, फिर तीसरी हो गई, इसका मतलब उसे रिकवर ही नहीं करूँगा तो क्या वो डैमेज हो परमानेंट नहीं हो जाएगा। तो उसी की वजह से इस वायर के केस में ये हुआ, अगर उसको उस स्ट्रेस को अगर रिलीव हो जाता वहाँ पे, या स्ट्रेस वहाँ पे परमानेंट नहीं रहता, है ना, तो उसको अगर टाइम मिल जाता तो शायद वहाँ पे फैटिग नहीं होता। लेकिन आप देखा होगा ब्रेकिंग ऑफ वायर है या टरबाइन की ब्लेड है, इन सब में आप कैसा देखते हो, ये सारी कंडीशन उसमें आप देखते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।